अच्छा, और उसके अलावा क्या है जी? और हमने क्या पढ़ा था? सर्वाइकल वीकनेस पढ़ी थी, जिसकी वजह से हम सर्वाइकल सर्कुलार, जिसका ये था प्री टर्म लेबर होने के चांसेस थे, अबॉर्शन होने के चांसेस थे, ये सारी चीजें पढ़ी थी। सर्वाइकल सर्कुलार भी मैंने आपको करवाया था। उसके अलावा एक था पॉलीहाइड्रोमिनोज। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉली और ओलिगोहाइड्रोमिनोज बताया था, नॉर्मल वैल्यू बताई थी, बताया था यूट्रस के 4 पाउचेस होते हैं, उन सबको कैलकुलेट करके एमनियोटिक फ्लूइड कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? अगर उससे ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रोमिनोज होता है, अगर उससे कम हो तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज होता है, और इसको हम टर्म को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है जी। आज हमने पढ़ना है PPROM। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि PPROM होता क्या है। हमने वर्ड से ही गेस करना है कि ये क्या होता है, और वर्ड से ही हमने इसे सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है, आपने मुझे पढ़ाना है। ठीक है। पी का मतलब प्री टर्म, प्री का मतलब, दूसरे पी का मतलब प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो अब लेबर भी आपने पढ़ लिया, प्री टर्म लेबर भी पढ़ लिया, तो मुझे आपने बताना है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था कि मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड होनी चाहिए, राइट? तो आपके ज़हन में क्या बात आती है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की? वो मेम्ब्रेन्स रप्चर होनी चाहिए जो नॉर्मली हो एसवीडी के लिए। अगर नहीं हो रही हो, टाइम ज्यादा हो जाता है टर्म के लिए, तो फिर हम आर्टिस्ट हैं। लेकिन अगर वो वक्त से पहले हो जाए, जिसे हम कह रहे हैं प्री टर्म, ठीक है, और अगर लेबर पेन से भी पहले हो जाए, उसको हम कह रहे हैं प्री लेबर, यानी अभी उसका टाइम भी नहीं आया और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं स्टार्ट हुई, लेबर पेन्स भी नहीं स्टार्ट हुई, तो फिर हम उसको कहते हैं प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। समझ आ गई है क्या कहते हैं इसको, किसको कहते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आ गई है? मुझे देखना पड़ेगा बॉयज कौन से आज मौजूद हैं जो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। मोहम्मद यूसुफ, दुरानी, माजिद, बिलाल, सब लोग कहाँ पर हो? चलो शाबाश, मेरे सामने आओ, अपनी शक्लें दिखाओ। चलो जी, ठीक है। अच्छा, तो अब समझ आ गई है क्या होता है? प्री टर्म का मतलब अभी टर्म नहीं है, उससे पहले। ठीक है। क्या होगा? टर्म कब होगी? 42 वीक्स पे होती है टर्म प्रेगनेंसी, 42 वीक्स के ऊपर। लेकिन अगर इससे पहले जो है मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, और लेबर पेन से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो हमारे पास क्या होगा? प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? के रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स बिफोर प्री टर्म, ठीक है, प्री लेबर, उसमें कौन कौन से? 24 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ये तो हमने सिर्फ प्री टर्म और प्री लेबर की बात समझी है। अब मुझे ये बताए रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का क्या मतलब है? कौन सी मेम्ब्रेन्स रप्चर होने की हम बात कर रहे हैं? कौन सी चीज को रप्चर होने की बात कर रहे हैं? कभी किसी ने अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेबी को देखा है? बेबी ऐसे प्रोटेक्टेड होता है, ये अल्लाह ताला की जो है नेमत होती है। इसके अंदर क्या होता है? पानी की थैली, जिसे आम जुबान में कहा जाता है पानी की थैली, उसके अंदर बेबी जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, कवर रहता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो यूट्रस को फायदा हो जाता है कि यूट्रस के अंदर जो है ना बेबी, क्या कहते हैं उसको, लात वगैरह मारेगा या टांगे वगैरह मारेगा, पाँव हाथ चलाएगा, मूवमेंट करेगा, तो उसकी वजह से यूट्रस के मसल्स इंटैक्ट रहेंगे, उन्हें कोई मसला नहीं होगा, प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिर जो उसका यहाँ पे एक प्लेसेंटा का कनेक्शन होता है वो भी सही रहता है। फिर साथ एक जो प्लेसेंटा के साथ एक जो ये क्या कहते हैं उसको, इसकी होती है एक यूट्रस के साथ, वो भी सही रहती है कनेक्शन, ठीक है। और उसके अलावा ये जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और उसके अलावा यहाँ पे जो बेबी की मूवमेंट्स होती हैं वो इजीली हो सकती हैं। राइट? मानते हो इस बात को कि यहाँ पे बेबी की मूवमेंट्स जो है वो इजीली इजीली हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी, और वो फ्लोट भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है, मूवमेंट्स भी, और अपनी डायरेक्शंस वगैरह भी चेंज कर सकता है। तो ये सारे फायदे हैं। अब इस पानी की थैली का नाम क्या है? बेसिकली इसका नाम है जी एमनियोटिक फ्लूइड। और ये किस में बड़ा होता है? एमनियोटिक कैविटी में। ये जो कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक सैक, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड,
जिसे हम मेजर कर रहे थे अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी, जिसे हमने कहा था amniotic फ्लूइड इंडेक्स। अब पानी की थैली जब फट जाती है तो फिर क्या होता है, फिर हम क्या कहते हैं उसको, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो अब आपकी डेफिनेशन पूरी होती है कि प्री टर्म यानी बिफोर टर्म, बिफोर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बिफोर the onset of labor, when the amniotic fluid leaks या फिर ruptures, तो फिर उसको क्या कहते हैं, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो क्या अब हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई है? समझ आ गई इस डेफिनेशन की? अब यहीं पे मुझे सोचकर बताएं कि ये किस किस वजह से हो सकती है। आपने काफी सारी आगे चीजों में पढ़ा, किस किस वजह से हो सकती है। ये होती है ज्यादातर जो मोस्टली 24 से 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के ऊपर, लास्ट ट्राइमेस्टर में इसके होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मुझे अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से सोचकर बताएं कि ये किन किन वजूहात में हो सकती है। सबसे पहले मुझे पीआईडी और पीआईडी कह रही हूँ, प्री टर्म और प्री लेबर के रिस्क फैक्टर्स बताएं, वही यहाँ पर होंगे। वेरी गुड कोमल, शाबाश। मुझे बॉयज ने भी आंसर करना है आज। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दी प्री टर्म हो सकती है, और क्या हो सकता है, सर्वाइकल सर्जरी हो सकती है। वेरी गुड, शाबाश। सर्वाइकल वीकनेस हो सकती है, शाबाश। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। पॉलीहाइड्रोमिनोज, ओलिगोहाइड्रोमिनोज समझते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी भी आपने बता दी, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो सकता है। प्लेसेंटा का कुछ हो सकता है कि प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाए, तो क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकती है। मानते हो इस बात को? अगर प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाए तो पोलीहाइड्रो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकती है। एग्री करते हो? प्लेसेंटल अब्रप्शन में कंसील्ड और रिवील्ड दो टाइप्स थी, एक 2/3 केसेस को करी थी, एक 1/3 को करी थी, एक खतरनाक थी, एक नहीं थी, एक छुपी हुई थी, एक नजर आ रही थी। दोनों में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, एक में थ्रेड ज्यादा था मदर को। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया थोड़ा सा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि अब्रप्शन क्या था। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई और रिस्क फैक्टर सोचो। पीआईडी हो सकता है, और कोई जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, और कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर वो स्मोकिंग कर रही है, अगर वो अल्कोहल ले रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक हो गया। और कोई इडियोपैथिक कोज हो सकती है। एंटीपार्टम का क्या मतलब होता है? एक होता है एंटीपार्टम हेमरेज, एक होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो क्या होता था, जो बिफोर प्रेगनेंसी हो, ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी कह रही हूँ, सॉरी, बिफोर डिलीवरी हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था, एंटीपार्टम हेमरेज। तो क्या एंटीपार्टम हेमरेज रिस्क फैक्टर बन सकता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का? तो जितने भी प्री टर्म और प्री लेबर के फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, पीपीआरओएम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं। अब समझ आ गई है पीपीआरओएम क्या होता है, पीपीआरओएम के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अब सेकंड मुझे एक और चीज बता दो, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इमेज बनाने के लिए, कि जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सोच के मुझे बताने हैं अच्छे से। क्या क्या सिम्टम्स होंगे, जल्दी से बताएं। सबसे पहले क्या सिम्टम होंगे, उससे क्या नजर आएगा? उससे थोड़ा सा फ्लूइड लीकेज नजर आएगी, वेजाइनल फ्लूइड नजर आएगा उसको। ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड या लीकेज होगी उसकी, गश ऑफ कॉपियस फ्लूइड की लीकेज होगी, कहाँ पे, वेजाइना के थ्रू। और क्या हो सकता है? और अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखोगे तो एंटीरियर, सॉरी एंटीरियर कह रही हूँ, amniotic फ्लूइड लीकेज आपको नजर आएगी। और क्या होगा, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ओलिगोहाइड्रोमिनोज होगा लीकेज की वजह से। और क्या हो सकता है, स्पेक्युलम एग्जामिनेशन, क्लिनिकल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन पे भी आपको ये लीकेज नजर आएगी, बिल्कुल। वो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने स्कोपियस डिस्चार्ज को जो है वो कंपेयर करना है विद द इन्फेक्शन या विद
यूरिनरी डिस्चार्ज तो नहीं, यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा प्लीज मुझे बता दो साथ ही कि इसके डीडी में क्या क्या आपके माइंड में फिर आता है। अभी मैंने आपको बताया है कि यूरिनरी डिस्चार्ज तो नहीं है, तो क्या डीडी में आएगा बॉयज एंड गर्ल्स, क्या क्या इसके डीडी में लिख सकते हो? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लिख सकते हो। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। सिर्फ कोमल को मेरी समझ आती है, बाकी सबको नहीं समझ आती। यहाँ सिर्फ कोमल इंटेलिजेंट है, बाकी सारे नालायक हैं। यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? ल्यूकोरिया हो सकता है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये भाई ने आपको गाइनी में पढ़ाया भी होगा, कैंडिडियासिस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया जी, सही हो गया। ये हमारे पास क्या है इसके डायग्नोस्टिक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है फिस्टुला, लेकिन रेयर केसेस में, ठीक है। अच्छा ये मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं, जो इसने लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छी सी समझ आ जाए। अब इसको कौन बताए कि ये सारी चीजें जो इसने लिखी हुई हैं, ये हम ऑलरेडी जुबानी अपने दिमाग से खुद पढ़ चुके हैं। लेकिन चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसने सही हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है कि प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इज अ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये कब होती है? 24 to 37 वीक्स के ऊपर होती है, यानी कि 37 वीक से पहले 24 to 36 वीक्स के ऊपर होगी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमनियोटिक सैक के अंदर जो अमनियोटिक कैविटी होती है या फ्लूइड होता है वो रप्चर कर जाता है। जब वो रप्चर कर जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो अर्ली बॉर्न हो जाए। अच्छा मुझे बताओ कि पहली बात तो ये कि सोच के बताओ कि ये जो उसका amniotic बैग है, ये जो उसका amniotic फ्लूइड का बैग है, पानी की थैली है, ये रप्चर होगी, तो क्या सिर्फ बेबी को ही नुकसान होगा या मदर को भी नुकसान होगा? मुझे सोच कर बताइए, मदर को भी नुकसान होगा या बेबी को भी नुकसान होगा? मदर को भी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? ये फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट कर सकती है। मेटर्नल और फीटल दोनों कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दोनों की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होंगी। क्या होगा कि जब ये उसके अंदर आएगा यूट्रस के अंदर, एज अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और बेबी को क्या होगा? बेबी को क्या होगा कि उसकी लंग मेच्योरिटी नहीं हो सकती, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, हमें फॉरेन फॉरेन आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शंस देनी पड़ सकती हैं, और डिलीवरी या सी सेक्शन करना पड़ सकता है। ये समझ आ गई है? ये देखो किस तरह से बनी हुई है। अब आगे दिखाती हूँ आपको, ब्रेक भी होता है, दिखाती हूँ किस तरह से ब्रेक होता है। बॉयज तुम लोगों को समझ आ रही है कि तुम लोग परेशान हो के सर पे हाथ रख के बैठे हुए हो कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज है जो मैम बता रही हैं? यार मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने तुम लोगों को ऑब्स पढ़ाई है ना, बॉयज को तो जरूर ही समझ आ गई होगी, जिनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी जिंदगी का मसला था। अगर मैं आपको नहीं समझा सकी तो फिर ये मेरी गलती है, मेरा लैक है। ठीक है समझ आ रही है, सिर्फ यूसुफ दुरानी को समझ आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये उसका लीकेज स्टार्ट होगी इस तरह से, और यहाँ वेजाइनल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें या तो कॉपियस या गश ऑफ फ्लूइड आएगा, ठीक है। उससे किस तरह से पता चलेगा उसको कि गश ऑफ फ्लूइड आया है? क्या क्या मसले होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, कुछ सोच के बताएगा मुझे? सबसे पहले तो उसको क्या होगा, फील होगा फ्लूइड, ठीक है, या लीकेज। किस तरह से फील होगी? फ्लूइड लीकेज होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है? माइल्ड लीकेज भी हो सकती है, स्लो लीकेज भी हो सकती है, मतलब अभी इतनी ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। क्या होगा? उसका अंडरवियर गीला होगा, अंडर गारमेंट्स गीले होंगे, और क्या होगा? उसको पेन होनी शुरू होगी, और क्या होगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल राया ठीक कह रही हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब आगे देख लेते हैं, उसके डिटेल में लिखे भी हुए हैं। ये देखो, ये रिस्क फैक्टर्स हमने कर ली हैं। क्या है जी? पहले उसकी प्री टर्म की बर्थ की हिस्ट्री है,
कोई इन्फेक्शन है जिसमें हमने पीआईडी, फाइब्रॉइड्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पढ़े हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी प्रेगनेंसी में, स्मोकिंग करती थी जो मैंने आपको बताया था। फिर ये तो आपको पता ही है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनोज भी हमने पढ़ा उसकी वजह से भी हो सकता है, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या होता है कि मदर्स को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, उनको नहीं बताया जाता कि उन्होंने लास्ट ट्राइमेस्टर में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों से परहेज करनी है, प्री नेटल केयर के बारे में उन्हें प्रॉपर नहीं बताया जाता जो आपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी भी है। तो अगर वो ये सारी चीजों का ख्याल नहीं रखती तो उसकी वजह से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं PPROM के। अब PPROM क्या है, मुझे साथ साथ मेरे साथ बोलते जाओ। प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, या दूसरा इसका क्या नाम है, प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके। तो कॉजेज में आपने 4 टीज याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? 4 टीज याद रखने हैं। यूट्राइन एटोनी का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बताएगा? किसी अच्छे बच्चे को पता है यूट्राइन एटोनी? यूट्राइन एटोनी का क्या मतलब है? एटोनी का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शंस के बाद क्या होता है, सॉरी, यूट्राइन यूट्रस क्या होता है? सोच के बताओ जल्दी से। फेलियर ऑफ यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी टोनिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, लैक्स कर जाता है। ये कब होता है? ज्यादातर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ज्यादातर ये होता है। तो अगर ये उससे पहले हो जाए, ठीक हो गया, ये भी एक कॉज हो सकता है। फिर टिश्यू, टिश्यू में तो वही चीज के रप्चर या रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो, या ये किसमें हो सकता है ज्यादा? रिटेन्ड प्लेसेंटा किसमें होगा? सोच कर बताएं जल्दी से। पीपीएच की कॉजेज हैं। हाँ जी, तो मैं यही बता रही हूँ ना कि पोस्टमार्टम हेमरेज क्यों हो सकता है। नम 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 नम, मुझे लगता है कि ये गलती से ऐड हो गई है। सही कह रहे हो आप, मैं भी यही सोच रही थी तब से। अच्छा अच्छा, ठीक है। असल में ना ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाया हुआ है, इसलिए शायद इसमें ऐड हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, पीपीएच पढ़ना है ना, उसकी कॉजेज अभी साथ पढ़ लिए हैं। ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। थैंक यू यार तैयबा बताने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। सिम्टम्स इसकी क्या क्या हैं? आपने मुझे ऑलरेडी बता दिए हुए हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, मैंने कहा चेक कर लूं तुम लोगों की बातों में आके, सही तो कर रही है ना? ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या होंगे जी? सोच कर बताएं मुझे जल्दी से। पीपीएच तुम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ अभी? पीपीएच नहीं पढ़ा अभी? वैसे मैंने पढ़ाया था प्राइमरी और सेकेंडरी। पोस्टमार्टम हेमरेज थोड़ा बहुत याद होगा तो। हाँ, खुद से पढ़ा है। ठीक है। अच्छा खैर चलो, ठीक हो गया। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जी इसके अंदर? मैंने आपको बताया, सडन गश ऑफ फ्लूइड आएगा वेजाइना से, लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर वेजाइना, और फीलिंग ऑफ वेटनेस। उसके ये तीनों चीजें क्या होंगी हमारे पास सिम्टम्स में आएंगी, और साथ में क्या होगी? पेन। ठीक है। अब इसको आपने चेक किस तरह से करना है? 3 तरीके हैं इसको चेक करने के, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। एक तो आप स्पेक्युलम या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से करोगे, चेक करोगे, बिल्कुल इरिटेशन बिल्कुल होगी। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्पेक्युलम एग्जामिनेशन से आप वेजाइना को देखोगे, उसके अंदर आपको फ्लूइड नजर आएगा, और उस फ्लूइड को फिर आपने डिपस्टिक मेथड से चेक करना है, उसकी पीएच चेक करनी है। ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच होती है ना, वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दी यूरिनरी टेस्ट यूरिन की। ठीक है, या फिर अगर वेजाइनल ब्लीडिंग किसी और वजह से हुई हो, कोई और फ्लूइड हो, ठीक है, इन्फेक्शंस वाला जो होता है।
अब उसको आपने किस तरह से चेक करना है, उसको एक तो पीएच उसकी चेक करनी है डिपस्टिक मेथड से, पूलिंग पॉजिटिव मेथड से या नाइट्रोजीन मेथड से। 3 मेथड्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक आपका मेथड है पूलिंग मेथड, ठीक है? दूसरा मेथड हो सकता है फर्न मेथड, वो भी होता है, एक मैं बता देती हूँ क्या-क्या होते हैं। एक होते हैं आपके पूलिंग मेथड, एक होता है फर्न मेथड और एक है आपके पास नाइट्राजीन मेथड। अब पूलिंग मेथड में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो एमनियोटिक फ्लूइड है पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे अगर आपको नज़र आ रहा है, विज़िबल है, फ़ील हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या आएगा पूलिंग मेथड। नाइट्राजीन मेथड और फर्न मेथड, जो फर्न मेथड है उसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपी के ऊपर आप उस फ्लूइड को देखोगे, तो आपको फर्न देखे हुए हैं किस तरह से होते हैं? किसी को पता है किस तरह से होते हैं? ये देखो, इस तरह से आपको नज़र आएँगे माइक्रोस्कोपी के ऊपर ये फ्लूइड। तो ये क्या है फर्न टेस्ट। तो ये क्या शो करेगा एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है? और नाइट्रोजीन टेस्ट है उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजीन स्टिक के ऊपर फ्लूइड डालते हैं और फ़ौरन से वो फ्लूइड जो होता है रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है, जो क्या शो कर रहा होता है एल्कलिनिटी। और एल्कलिनिटी क्या शो करती है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, पीएच जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड की वो एल्कलाइन होती है, ठीक है? तो हमारे कितने टेस्ट हो गए हैं जी? एक हमारे पास था पूलिंग टेस्ट, एक फर्न टेस्ट और एक नाइट्रोजीन टेस्ट, ठीक हो गया? और एक सिंपल डिपस्टिक जिससे हम आगे नाइट्रोजीन टेस्ट करते हैं, ठीक है? कर लोगे अब ये टेस्ट? पूलिंग टेस्ट, फर्न टेस्ट, नाइट्रोजीन टेस्ट, ठीक है? पूलिंग टेस्ट में सिंपल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन के ऊपर पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना के ऊपर आपको फ्लूइड नज़र आए, तो वो आपके पास पूलिंग टेस्ट है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं? अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 इसमें डिवाइड होती है इसकी मैनेजमेंट, एक तो जेस्टेशनल एज पे डिपेंड करती है और एक इसकी डिपेंड करती है कोरियोअम्नियोनाइटिस के ऊपर, ठीक है? अच्छा, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम जनरल मैनेजमेंट देख लेते हैं। कर लें वो? पहले, सबसे पहले इसके अंदर नहीं लिखी हुई, मैं आपको वैसे ऐड करके बता देती हूँ कि 2 ओवरऑल उसकी तरफ देखा जाता है। एक तो जेस्टेशनल उसके ऊपर देखा जाता है और एक देखा जाता है कोरियोअम्नियोनाइटिस के ऊपर। कोरियोअम्नियोनाइटिस नाम से पता है कि अगर उसको कोई इन्फेक्शन है ड्यू टू वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ उसके पास सिम्पटम्स एब्डोमिनल पेन के, फीवर के, वेजाइनल डिस्चार्ज के और उसकी वजह से ये उसको हुआ है, तो उसके अंदर आपने पहले क्या करना है एग्ज़ामिनेशन करना है। उसको यूटीआई अगर नहीं है और कन्फर्म हो गया कि ये पीपीआरओएम है, तो फिर आपने क्या करना है उसको सोच कर बताएँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंडीशन आपने इंडक्शन ऑफ डिलीवरी करवानी है और उसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर के टोकोलिटिक्स इसके अंदर नहीं देने क्योंकि उससे मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है, कोरियोअम्नियोनाइटिस है, बिल्कुल राया। तो उसके अंदर आपने ये अवॉइड करने हैं ताकि उसका जो मैटरनल और फीटल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो बूस्ट ना करे, ठीक है? अब दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं डिलीवरी के ऊपर, जेस्टेशनल सैक के ऊपर सॉरी जेस्टेशनल एज के ऊपर, तो उसमें क्या है कि हमने पहले देखनी है एज, उसकी एज कितनी है, अगर उसकी एज जो है वो अबाउट टू लेबर पेन्स के साथ है या मैच्योरिटी की तरफ है, तो फिर हम उसका जो है डिलीवरी है ये सी सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी एज लेस देन 34 वीक्स के ऊपर है, तो फिर हमने उसे हॉस्पिटलाइज़ करना है, उसे वैसे मैनेज करने की कोशिश करनी है, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, उसको एंटीबायोटिक्स 7 डेज़ का कोर्स करना है और उसका सर्वाइकल कल्चर भेजना है और कोशिश करनी है प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स उसको दें। लेकिन अगर उसकी जेस्टेशनल एज 34 वीक से ज़्यादा होती है, उसको लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर उसका क्या कर सकते हैं और अगर इतनी कंडीशन सिवियर है तो फिर हमने लेबर
अगर उसको नहीं भी लेबर पेन स्टार्ट हो रही तब भी हमने उसको लेबर पेन्स इंड्यूस करवा के उसकी डिलीवरी करवानी है, ठीक है। और उसके अलावा क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स का प्रोफाइलैक्टिक कोर्स देंगे। और अगर अभी उसके लंग्स मैच्योर नहीं हुए तो फिर उसको क्या देना है जी, लंग्स की मैच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपकी होगी मैनेजमेंट। ओवरऑल मैनेजमेंट देखें तो उसमें भी वही चीजें हैं कि साइंस ऑफ लेबर्स और कॉन्ट्रैक्शंस देखने हैं, बेबी की मूवमेंट, हार्ट रेट वगैरह देखने हैं, इन्फेक्शन के साइंस देखने, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि उसको कंजर्वेटिवली मैंने इंड्यूस करवा के डिलीवरी करवानी है। अब मेडिकेशंस में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं लंग्स मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। अगर हम इस हालत में लेबर इंड्यूस करवा के बेबी को डिलीवर कर देंगे तो बेबी को फायदा नहीं है, उसके लंग्स मैच्योर ही नहीं हुए होंगे, वो ब्रीथ ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना जरूरी है, साथ एंटीबायोटिक का कवर देना है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और टोकोलिटिक मेडिसिन देने हैं प्री टर्म लेबर को स्टॉप करने के लिए। और ये किसके अंदर देने हैं, जेस्टेशनल सैक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोरियो एमनियोनाइटिस है तो उसके अंदर फिर ये नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पढ़ लें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में आप खुद सोचो, जिन जिन चीजों से हम बच रहे थे अगर वो चीजें हो जाएं तो क्या कहलाएंगी कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं तुम लोगों को प्री टर्म लेबर में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, प्री टर्म बर्थ हो सकती है, इन्फेक्शन, जो हम सबसे ज्यादा सबसे पहली लाइन आपने लिखना है इन्फेक्शन फर्स्ट, ऊपर सबसे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस, ये कौन, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एब्रप्शन हो सकती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कोई मसले हो सकते हैं, और उसके अलावा सर्जिकल या सी सेक्शन कराना पड़ सकता है हमें, ठीक है। तो ये सारी क्या है जी, पीपीआरओएम की कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कोई और सवाल, किसी का कोई मसला। टोकोलिटिक्स बताओ ना मुझे जरा, यूसुफ दुरानी को भूल गए हैं टोकोलिटिक्स। चलो जरा टोकोलिटिक्स तो रिवाइज कर दे जाते जाते। शाबाश, शाबाश, ठीक है, नाम बताओ कोई। शाबाश। इसको एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते थे, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, मैग्नीशियम सल्फेट और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है मैग्नीशियम सल्फेट, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, किसकी है, एक्लेम्शिया की, ठीक हो गया। अच्छा, एक्लेम्शिया और पी एक्लेम्शिया में क्या फर्क है, जाते जाते मुझे ये आखिरी सवाल बता जाओ, क्या फर्क है एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया में क्या फर्क है, एक में फिट्स पड़ते हैं और एक में फिट्स नहीं पड़ते। चलें जी, शुक्र है, इसका मतलब हमारी मेहनत रायगा नहीं जा रही, ठीक है जी। कोई और सवाल, किसी का कोई और मसला, सबको समझ आ गई अच्छे से। अगर किसी को नहीं समझ आई, किसी का कोई सवाल रह गया, वो ग्रुप में पूछ ले, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच।